गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे पेपर प्रतिनिधि राजनीति विचारकों के अंतर्गत हम थॉमस हॉब्स का अध्ययन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, थॉमस हॉब्स के विचारों का अध्ययन करने से पूर्व आज हम कक्षा में डिस्कशन करेंगे कि थॉमस हॉब्स के चिंतन पर किसका प्रभाव रहा तथा थॉमस हॉब्स की क्या क्या अध्ययन पद्धतियाँ रही हैं, उनका आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हॉब्स के जीवन पर, हॉब्स के चिंतन पर, हॉब्स के साहित्य पर किनका क्या क्या प्रभाव रहा। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कि हॉब्स के दौर में, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूरोप में लगभग 15वीं शताब्दी के अंत से 16वीं सदी की शुरुआत से ही पुनर्जागरण का दौर शुरू हो चुका था तथा औद्योगिक क्रांति का आविर्भाव भी हो चुका था। तो स्वाभाविक है कि यूरोप में जो बदलाव आ रहा है, यूरोप में जो परिवर्तन हो रहा है, वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र में सुने सुने एक परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, तथा यूरोप के नागरिक निकलकर अन्य दुनिया में, अन्य देशों में वहाँ से एक प्रकार से प्रवासन शुरू हो गया था। तो स्वाभाविक है कि स्थिति अब बदलनी शुरू हो चुकी थी। ज्ञान विज्ञान तकनीक का विकास हो रहा था, तो उसमें उनके चिंतन पर एक प्रमुख प्रभाव पड़ता है विज्ञान का विकास। आप देखेंगे कि इनके जीवन के दौर में, तत्कालीन काल में बहुत बड़ा विज्ञान में भी परिवर्तन आ रहे थे। परंपरागत क्षेत्र से बदलकर अभी विज्ञान और तकनीक का समावेश होना शुरू हो रहा था। ठीक है, नवीनतम आविष्कार हो रहे थे और नवीनतम आविष्कार होने से ये स्वभाव है कि व्यक्ति के सामाजिक, व्यक्ति के मानसिक, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है, वहाँ पे पत्र पत्रिकाओं का संपादन शुरू हो गया, वहाँ के अखबार, वहाँ के साहित्य में बहुत कुछ परिवर्तन सने परिवर्तन होता हुआ। तो ये भी समझते हैं कि एक जो प्राचीन काल के जो समय काल था, उस समय का जो दौर था, और हॉब्स के जीवन का काल का जो दौर है, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कारण क्या था कि इस समय बहुत बड़ी यूरोप में बड़े बड़े आविष्कार भी हो रहे थे, या नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कार भी हो रहे थे। अगला जो सबसे नवीनतम या मतलब प्रमुख जो फैक्टर है वो है इंग्लैंड का गृह युद्ध। इंग्लैंड का गृह युद्ध, इंग्लैंड के गृह युद्ध से ये इतने प्रभावित हैं कि इन्होंने अपने जीवन का लगभग पूरा दौर एक डर के साए में, एक भय के साए में गुजारा है। मैंने आपको पिछले कक्षा में भी दोहरान किया था कि हॉब्स का एक बहुत ही कथन है, प्रसिद्ध कथन है कि मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है। अर्थात ये कहते हैं कि मेरी माँ ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया है, एक तो मैं हूँ और दूसरा मेरा भय है। आप सोचो, गृह युद्ध की ऐसी स्थिति थी कि इंग्लैंड में तत्कालीन समय में अराजकता की स्थिति थी। इंग्लैंड किस दिशा की तरफ जा रहा है, इंग्लैंड का क्या होगा, ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि राजतंत्र और जो गणतंत्र का मध्य संघर्ष चल रहा था, और उसमें वो सबसे तेज तरह क्रोमवेल के नेतृत्व में जब ये सत्ता स्थापित हुई, संसदात्मक सत्ता स्थापित हुई, और साथ ही साथ जब चार्ल्स प्रथम को उनकी हत्या करके वहाँ पे उनको फांसी पर लटका दिया, तो ऐसे कुछ घटनाक्रम हो रहे थे। तथा दूसरा आपने देखा होगा कि स्पेन ने इंग्लैंड पर हमला भी कर दिया था इससे पहले, और 1639 के दौर में वहाँ पर गृह युद्ध भी चल रहा था। तो इनसे इनको जीवन को बहुत बड़ी सबक मिली। इनको महसूस हुआ कि इन स्थिति से कैसे निजात पाया जा सकता है, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा इसके गृह युद्ध का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। अगला है यात्रा एवं संपर्क। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर के रूप में भूमिका निभाता है कि आपके अलग अलग जगहों पर यात्राएं होती हैं, अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग लोगों से आपका संपर्क होता है। तो संपर्क में आने से आपको काफ़ी नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है, काफ़ी अपने विचारों का आदान प्रदान होता है।
साहित्य, विज्ञान, सबका आदान प्रदान, अपने मनोविचार सबका एक प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, विचारों का आना जाना होता है, आवागमन होता है। तो देखिए इनके जीवन के काल में ये बेन जॉनसन, बेकन, क्लैरेंडन, डेकार्ट, हार्वे और गैलीलियो से संपर्क में आए और ये सभी इनके समकालीन थे और ये बहुत ही अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विचारक थे और बहुत बड़े एक थिंकर्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो बेन जॉनसन, बेकन, क्लैरेंडन, डेकार्ट, हार्वे, गैलीलियो इनके सभी समकालीन थे। इनसे ये बेहद प्रभावित हुए, इनके जीवन पर, इनके चिंतन पर बेहद इनका प्रभाव भी पड़ा। तो ये हमने समझे कि हॉब्स के चिंतन पर किन किन का प्रमुख प्रभाव रहा है। तो हमने स्पष्ट किया विज्ञान का विकास हो रहा था, इंग्लैंड का गृह युद्ध चल रहा था और अपनी विभिन्न यात्राओं और विभिन्न संपर्क में आए महान व्यक्तित्व से भी ये प्रभावित हुए। तो ये इनके जीवन के या इनके जो चिंतन है उस पर इनका प्रभाव हम समझ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है हॉब्स की अध्ययन पद्धति। देखो हॉब्स ने एक नवीनतम पद्धति का विकास किया जिसे वैज्ञानिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक और भौतिकवाद, अब देखो आप विज्ञान शब्द का प्रयोग हो रहा है और भौतिक शब्द का प्रयोग हो रहा है, दोनों का ऐसा मिश्रण करके उन्होंने अपने विचार प्रतिपादित करने का काम करते हैं और इनसे प्रभावित होकर तत्कालीन समय में जो भी नवीनतम विज्ञान के आविष्कार हैं उनसे भी प्रभावित होकर इस पद्धति का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं समझते हैं। देखो हॉब्स को अपने समय की वैज्ञानिक खोजों ने प्रभावित किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हॉब्स के जीवन काल के अंदर विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, तो ये भी इससे प्रभावित हुए, विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक खोजों से प्रभावित हुए। हॉब्स पर डेकार्ट का प्रभाव पड़ा क्योंकि डेकार्ट को ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रणेता माना जाता है। डेकार्ट को ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रणेता माना जाता है। तो जब डेकार्ट ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रतिपादन किया तो हॉब्स भी इससे बेहद प्रभावित हुए, इससे प्रभावित रहे बिना नहीं रहे। भौतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों की भी एक निश्चित पद्धति होनी चाहिए। अब देखो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भौतिक विज्ञान है, ठीक है। इसमें जो भी प्रयोग होता है वो सत्य होता है, इसमें किसी प्रकार के मूल्यों का, आदर्शों का समावेश या कल्पनाओं का समावेश नहीं होता है। तो इनकी इच्छा थी कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञानों की भांति जो है भौतिक विज्ञान में जिस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, उसी प्रकार से हमारे सामाजिक विज्ञानों की भी एक निश्चित पद्धति होनी चाहिए। जब निश्चित पद्धति होगी तो हम भी किसी एक अच्छे निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये उन्होंने इस पर यकीन किया। बात स्पष्ट हुई, जिसके उन्होंने कुछ आधारभूत सिद्धांत बताए कि हम सामाजिक विज्ञान में जो एक निश्चित पद्धति चाहते हैं उस पद्धति में किस किस प्रकार के सिद्धांत होने चाहिए। तो एक तो ये उन्होंने बताया कि निर्णय लेने की शीघ्रता यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। निर्णय लेने की शीघ्रता तथा निष्पक्षता, न्यूट्रल रहकर काम किया जाए, किसी प्रकार से किसी तरफ मुड़े नहीं बल्कि न्यूट्रल रहकर निष्पक्षता के साथ उस पर अपनी पक्ष रखें। सरलता से जटिलता की ओर बढ़ना, ठीक है, सरलता से जटिलता की ओर बढ़ना, तथ्य एकत्रित करना, फिर उन तथ्यों का परीक्षण करना और फिर उसके बाद में निष्कर्ष निकालना, बिल्कुल इसको कहा जाता है वैज्ञानिक पद्धति। ये इस प्रकार से चाहते थे कि सबसे पहले तो कि निर्णय लेने की शीघ्रता होनी चाहिए और निर्णय लिए जाए उस निष्पक्षता के साथ लिए जाएं और इसमें जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो सरल से जटिल की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब कैसे होगा, विभिन्न प्रकार के फैक्ट अर्थात तथ्यों को एकत्रित करो, फिर उसका परीक्षण करो, जांचो, परखो, अनुसंधान करो और फिर कि हाँ ये सही है, उसके पश्चात या उसके तत्पश्चात आप निष्कर्ष निकालो तो फिर वो बिल्कुल क्लियर माना जाएगा। इस प्रकार की पद्धति में वो विश्वास करते थे और ये कहलाती है एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति। हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अपने संपूर्ण दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहते थे। अब हॉब्स की इच्छा थी कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञानों में इसका प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार से मैं भी मेरे संपूर्ण दर्शन में इस वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही पूरी व्याख्या करना चाहता हूँ। दूसरा, गैलीलियो के युग में हॉब्स राजनीति का गैलीलियो था। अब गैलीलियो जो हमारे भूगोल के महान चिंतक, महान उनका प्रभाव देखा जाता है, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को समझा जाता है और भूगोल के लिए बहुत बड़ी एक देन मानी जाती है गैलीलियो की। उसी प्रकार से हमारे अगर राजनीति की गैलीलियो की बात करें तो वो कौन है, हॉब्स है।
यानी हॉब्स को अगर राजनीति का गैलीलियो कहें तो भी हमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। हॉब्स ने एक नए विज्ञान को जन्म दिया। हॉब्स ने एक नए विज्ञान को जन्म दिया और वह विज्ञान गति का था। ठीक है, इसके अनुसार भौतिक, इन्होंने अब देखो इन भौतिकवाद को स्पष्ट किया है, इसको समझाने का पूरा उल्लेख किया है। क्या कहते हैं कि भौतिक संसार में पूर्ण रूप से एक यांत्रिक व्यवस्था है। भौतिक संसार में पूर्ण रूप से एक यांत्रिक व्यवस्था का तात्पर्य हुआ कि जो कुछ अस्तित्व है, जो हमारी आंखों के सामने जो हमें दिखता है, हम सांसारिक या पारलौकिक दुनिया या काल्पनिक दुनिया में नहीं है, जो हमें जड़ जगत में जो दिख रहा है, इस पृथ्वी पर इस लौकिक दुनिया में जो दिख रहा है, इसमें उन्होंने बिल्कुल बताया कि एक प्रकार की यांत्रिक व्यवस्था, एक मशीनी व्यवस्था है। संसार में जो कुछ होता है उसकी एक दूसरे से सापेक्ष पिंडों की विस्थापित द्वारा ज्यामितीय परिशुद्धता के साथ व्याख्या की जाती है। अर्थात संसार में जो कुछ भी घटनाक्रम होता है उसके क्या वो क्यों किस प्रकार से, कि उन्होंने बताया है कि वो सब एक दूसरे के सापेक्ष पिंडों के विस्थापित द्वारा ज्यामितीय परिशुद्धता के साथ व्याख्या की जाती है। मतलब इन्होंने एक गणितीय अर्थात परीक्षण के द्वारा इसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। ये न्यूटन के सिद्धांतों से भी प्रभावित हुए। ठीक है, हॉब्स ने भी ये सिद्धांत अपने दर्शन के केंद्र बिंदु बनाने का काम किया। किसने? हॉब्स ने। किसके विचारों को? न्यूटन के। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पूरी तरह से वैज्ञानिकता से बेहद प्रभावित होकर अपने चिंतन में लागू करने की बात करते हैं। हॉब्स का विचार था कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। अब देखो, इनका ये मानना था, हॉब्स का विश्वास था कि प्रारंभ में प्रत्येक घटना होती है वो एक गति के रूप में होती है। मूल अवस्था में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है और प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न संश्लेषों के मेल से घटित होती हैं। और प्राकृतिक प्रक्रिया होती है वो विभिन्न संश्लेषों के मेल से घटित होती है, मतलब विभिन्न प्रकार के और भी उसके तत्व होते हैं, उन तत्वों के मेल से ही ये सब कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। इनके मूल में भी गतियाँ होती हैं। ठीक है, हॉब्स ने मनोविज्ञान और राजनीति में इस पद्धति का प्रयोग किया है, यानी अपने राजनीतिक सिद्धांतों में, दर्शन में उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया है कि मूल अवस्था में प्रत्येक एक घटना है वो एक गति के रूप में होती है और फिर वो विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं में विभिन्न संश्लेषों के मेल से ये घटित रूप से बढ़ती जाती है। ये उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की है। ठीक है, तो एक प्रकार से अपन इन दोनों शब्दों को तोड़कर एक ही शब्द को स्पष्ट करें तो अगर वैज्ञानिक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें कि वैज्ञानिक क्या होता है, तो वैज्ञानिक का अर्थ होता है कि व्याख्या करना, कार्य कारण संबंध। कार्य कारण यानी कोई घटना होती है तो उस घटना के पीछे कारण क्या है, क्योंकि कार्य और कारण दोनों साथ में जुड़े होते हैं और ये केवल विज्ञान में ही संभव हो सकते हैं कि अगर ये ऐसा हुआ है तो होने के पीछे कारण क्या था। तो ये भी चाहते थे कि वही सत्य मानी जाती है जिसमें कार्य और कारण दोनों का संबंध पाया जाता हो। तो व्याख्या, कार्य कारण संबंध, व्यवस्था यानी सिस्टम एवं निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति अगर पाई जाती है तो इन्हीं के आधार पर कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही दर्शन का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो यह होगा वैज्ञानिक। अब हम समझते हैं भौतिकवाद, यानी धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता, ईश्वर से परे वास्तविकता वस्तु जगत में है, वह वातावरण में विश्वास करता है। देखो, ये बिल्कुल न तो धार्मिक अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं, मैं हॉब्स की बात कर रहा हूँ कि धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता और ईश्वर सबसे परे होकर वो विश्वास करता है वास्तविकता में, जो इस जगत में है, जो इस संसार में है, उसमें वो विश्वास करते हैं। वह वातावरण में विश्वास करता है, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी घटनाक्रम होता है, जो हमारी आंखों के सामने दिखती है, जो हमें अनुभव होती है, इसमें विश्वास करते हैं। उसके दर्शन में व्यक्ति को वातावरण से अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए हॉब्स क्या कहते हैं कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। पदार्थ मतलब ये कण, ये जगत, ये संसार, जो कुछ हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इस प्रकार से नैतिकता है, ईश्वर है, ये धर्म है, ये इस प्रकार, ये सब एक प्रकार के अंधविश्वास है, इसमें यकीन नहीं करना चाहिए। बात स्पष्ट हुई। तो ये उन्होंने कहा है कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली संसार के 3 भाग यानी प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य तथा राज्य की व्याख्या भौतिक सिद्धांतों के आधार पर हुई है। मानव स्वभाव के विश्लेषण के यही वैज्ञानिक भौतिकवाद का आधार है। देखो, स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण प्रणाली है वो संसार के 3 भाग यानी प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य, इन तीनों के ही आपस में क्रिया प्रतिक्रिया और तीनों के आपस में मेल से ही इस राज्य की
जो व्याख्या है की जा सकती है, यही उन्होंने भौतिक सिद्धांत में स्पष्ट किया है। ठीक है, तो मानव स्वभाव का जो विश्लेषण किया है वो प्रकृति को और पदार्थ और मनुष्य इन तीनों के आधार पर ही उन्होंने विश्लेषण किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए और भौतिक वास्तविक जगत को देखते हुए संपूर्ण अपने विचारों को प्रतिपादित किया है। यह पहला विचारक है जिसने कहा कि राजनीति पद्धति में भौतिक विज्ञानों की पद्धतियों से बहुत कुछ लिया जाता है। यह पहले विचारक है। कौन? हमारे हॉब्स। इन्होंने कहा है कि राजनीति पद्धति में भौतिक विज्ञानों की भी पद्धतियों से बहुत कुछ लिया जा सकता है। मतलब हमारे जो राजनीतिक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन में या सामाजिक अध्ययन पद्धतियों में भी भौतिक विज्ञानों से बहुत कुछ लिया जा सकता है, अर्थात तो वहाँ से हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स पर हॉब्स का बहुत प्रभाव रहा है। हॉब्स को उदारवाद का दार्शनिक भी कहा जाए तो भी बिल्कुल सत्य साबित होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हॉब्स ने अपना एक जो क्रांतिकारी व्यक्तिवादी सिद्धांत है वो भी इसी से प्रेरित है। तो इस प्रकार हॉब्स दार्शनिक, तार्किक और चिंतनात्मक पद्धति का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि दार्शनिक, तार्किक और चिंतनात्मक पद्धति का भी इसके साथ साथ वो प्रयोग करते हैं। तो अपन को आप अगर से प्रश्न पूछा जाए कि हॉब्स की क्या क्या जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, तो उसमें आप वैज्ञानिक भौतिकवाद तथा दार्शनिक, तार्किक एवं चिंतनात्मक पद्धति कह सकते हैं। ये सभी हॉब्स की सभी अध्ययन पद्धतियाँ हैं। इस प्रकार से हॉब्स कहते हैं कि दूसरों के साथ तुम वैसा ही करो जैसा अपने लिए उनसे चाहते हो। दूसरों के साथ तुम वैसा ही करो जैसा आप अपने लिए उनसे चाहते हो, जिस प्रकार टिट फॉर टैट जैसी बातें करते हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ कि क्या ये जो हॉब्स की अध्ययन पद्धति है ये इससे किससे क्या प्रभावित है। तो मैं पुनः एक बार स्मरण करा रहा हूँ कि हॉब्स का ये जो सिद्धांत है वैज्ञानिक भौतिकवाद, ये गैलीलियो और हार्वे के सिद्धांत से प्रभावित है। गैलीलियो से प्रभावित होकर हॉब्स लिखते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व कण अर्थात पदार्थ है और मानव भी कणों से निर्मित एक पिंड मात्र है। अन्य कणों की भांति मानव भी गतिशील है, परंतु मानव के हृदय की गति बाह्य वातावरण से प्रभाव से संचालित होती है। ठीक है, उन बाह्य गतिविधियों का हृदय समर्थन करता है और जो हृदय की गति को बनाए रखती है। इस प्रकार से मनुष्य को उन्होंने आंतरिक और बाह्य दोनों तत्वों से प्रभावित मानते हुए कहते हैं। ठीक है, इसी आधार पर हॉब्स कहते हैं कि मानव की मूल प्रकृति आत्मरक्षण है और मानव अपनी प्रकृति से असामाजिक और नैतिक प्राणी है। ये उन्होंने इस प्रकार से अनुभव के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया, इस बात को स्पष्ट किया है। तो ये थी हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद की प्रमुख अध्ययन पद्धति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में हॉब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया और इन्होंने किसी प्रकार का धर्म या धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता, ईश्वर, इन सब से परे होकर उन्होंने वास्तविकता, तथ्य, परीक्षण और इसके साथ साथ जो भी इस वास्तविक जगत में है, जड़ जगत में है, लौकिक दुनिया में है, उसी को आधार मानते हुए सब कुछ अपने संपूर्ण दर्शन की व्याख्या की है।